नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम मंथली करंट अफेयर के अंतर्गत जनवरी माह की अति महत्वपूर्ण 100 घटनाओं से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑपरेशन स्वदेश। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशन स्वदेश आखिर क्यों लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ईरान में ईरानी सरकार के प्रति कुछ हिंसक प्रदर्शन चल रहे थे और युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी। इस वजह से जो ईरान में भारतीय फंसे हैं उन भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन स्वदेश। और इस ऑपरेशन के तहत लगभग 10,000 भारतीयों को भारत वापस लाया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केरल विधानसभा द्वारा पारित मलयालम भाषा विधेयक 2025 के खिलाफ किस राज्य ने विरोध जताया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नाटक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नाटक ने इस विधेयक का विरोध क्यों किया। तो दोस्तों जो मलयालम भाषा विधेयक 2025 है, इस विधेयक के माध्यम से एक कानून बना दिया गया केरल में कि केरल के जो भी निवासी हैं उनको जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा यानी कि मलयालम में दी जाएगी। अब है क्या कि बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो कर्नाटक के समीप पड़ती हैं। मान लो ये केरल है और ये कर्नाटक है। अब बहुत सारे ज़िले जो बॉर्डर वाले ज़िले हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे निवासी केरल मतलब मलयालम बोलने वाले हों। बहुत सारे ऐसे भी निवासी हैं बॉर्डर क्षेत्र में जहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है। और कन्नड़ कहाँ की मूल भाषा है? कर्नाटक की। तो इस वजह से कर्नाटक विरोध जता रहा है कि इस नियम को लाने के बाद जो कन्नड़ भाषी हैं उन्हें भी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा यानी कि कन्नड़ में मलयालम में दी जाएगी। तो इस वजह से कर्नाटक विरोध जता रहा है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम 2 बच्चे होने की अनिवार्य नियम को समाप्त करने का विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों ऐसा काम किया है तेलंगाना ने। इसके पीछे रीजन बताया है कि तेलंगाना की जनसंख्या कम होती जा रही, यानी कि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ रही। इस वजह से जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जो अधिकतम 2 बच्चे की अनिवार्यता है उसको तेलंगाना ने समाप्त कर दिया। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले ऐसा ही काम किया था राजस्थान ने। किसने किया था? राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना होगी? तो दोस्तों यह आज़ादी के बाद यदि देखें तो कौन सी जनगणना होगी? 8वीं जनगणना। देखो अब जनगणना के संबंध में कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1872 में। किसने कराई थी? तो लॉर्ड मेयो ने कराई थी। लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी। इसके बाद 1881 में से नियमित जनगणना शुरू हुई। नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? तो 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई। और स्वतंत्रता के बाद जो पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहली बार हुई वो 1951 में हुई। तो यदि स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो अभी जो 2027 में जनगणना होनी है वो कौन सी है? 8वीं। और यदि जब से शुरुआत हुई जनगणना की तब से देखी जाए तो वह कौन सी जनगणना है? 16वें नंबर की। ठीक है ना। पिछली जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में। इसके बाद होनी थी 2021 में, जो कि कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद शांति विधेयक 2025 कानून बन गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो शांति विधेयक 2025 है यह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है शांति। शांति का फुल फॉर्म क्या है? तो शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये शांति का फुल फॉर्म है। यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और उन्नयन अधिनियम। फिर से एक बार सुनो, भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और उन्नयन अधिनियम 2025। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये जो शांति विधेयक अधिनियम है ये क्यों लाया गया? तो ये इसलिए लाया गया जिससे कि परमाणु ऊर्जा नियमों को आधुनिक बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके और निवेश अनुकूल बनाया जा सके। निवेश अनुकूल बनाए जाने से क्या होगा? जिससे कि जो निजी कंपनियां हैं और जो विदेशी कंपनियां हैं वो इसमें निवेश कर सकें। जो विदेशी कंपनियां हैं और जो निजी कंपनियां हैं उन्हें निवेश की अनुमति मिल जाएगी इस कानून के बाद।
तो आपको याद रखना है कि शांति विधेयक 2025 किससे संबंधित है, तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। और ये क्यों लाया गया, तो परमाणु ऊर्जा के जो नियम हैं उन्हें आधुनिक, सरल और निवेश अनुकूल बनाने से, जिससे कि जो विदेशी कंपनियां हैं और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो क्या कर सकें, इसमें निवेश कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने तंबाकू और निकोटीन से बने उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों यह काम किसने किया है, यह काम किया है उड़ीसा ने। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि तंबाकू और निकोटीन से बने उत्पाद पर प्रतिबंध तो लगाया है, लेकिन सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। सिगरेट बीड़ी को छोड़कर जो अन्य उत्पाद हैं उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है ना। और क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए यह काम किया गया है उड़ीसा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 लैब की आधारशिला कहाँ रखी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि BSL-4 लैब है क्या। BSL का मतलब होता है बायो सेफ्टी लेवल 4। BSL का मतलब क्या होता है, तो BSL का मतलब होता है बायो सेफ्टी लेवल 4। क्लियर, BSL-4 का मतलब बायो सेफ्टी लेवल 4, या हिंदी में कहें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस लैब में क्या काम किया जाता है, क्यों बनाई गई ये लैब। तो जैव सुरक्षा का जो सबसे उच्च स्तर वाली प्रयोगशाला है, ये कैसी प्रयोगशाला है, कैसी लैब है, तो जैव सुरक्षा के सबसे हाई लेवल वाली प्रयोगशाला है। और यहाँ पे सबसे खतरनाक जानलेवा वायरस पर रिसर्च की जाती है। जो सबसे खतरनाक जो वायरस हैं जिससे जान भी जा सकती है, ऐसे वायरसों पर क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है। और अगर देखा जाए तो राज्य वित्त पोषित के हिसाब से देखें, राज्य वित्त पोषित के हिसाब से देखें तो ये पहली है। और यदि वैसे देखें सरकारी, मतलब केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित के हिसाब से देखें तो इससे पहले एक और बनी थी। कौन सी, इससे पहले भी एक BSL-4 लैब है, वो कहाँ पे है, तो NIV पुणे में है। NIV का मतलब है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। तो जो भारत की पहली BSL-4 लैब है वो कहाँ पे है, तो NIV पुणे। NIV का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है पहली BSL-4, ठीक है ना। लेकिन अगर राज्य वित्त पोषित के हिसाब से देखें तो पहली कौन सी है, ये गुजरात की गांधीनगर वाली है। क्लियर है, यहाँ पे क्या काम किया जाता है, तो यहाँ पे जो सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरस हैं उन पर रिसर्च की जाती है। बायो सेफ्टी लेवल क्या है, तो जैव सुरक्षा का सबसे उच्च स्तर होता है। आगे चलते हैं, आगे है अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में किस राज्य में निपाह वायरस संक्रमण के संदिग्ध मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों निपाह वायरस के जो मामले आए थे वो कहाँ पे आए थे, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ, तो पश्चिम बंगाल का एक जिला है उत्तर 24 परगना। तो जो उत्तर 24 परगना जिला है वहाँ पे 2 नर्सों में ये संक्रमण मिला था, ठीक है ना। और निपाह एक कैसी बीमारी है, तो जूनोटिक बीमारी है, जूनोटिक। अब जूनोटिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जूनोटिक क्या होता है। तो ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है उस बीमारी को क्या बोलते हैं, जूनोटिक। और इसका जो मुख्य वाहक है, मतलब किसके माध्यम से ये फैलती है, तो सबसे ज़्यादा जो फैलता है ये निपाह वायरस वो किसके माध्यम से फैलता है, तो चमगादड़। किसकी वजह से फैलता है, तो चमगादड़ की वजह से, और कुछ हद तक सुअर से भी फैलता है। मतलब जो इसका मेन वाहक है वो कौन है, तो चमगादड़। और ये कैसी बीमारी है, जूनोटिक। जूनोटिक बीमारी का मतलब ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है। तो आपको याद रखना है कि निपाह के मामले अभी जनवरी 2026 में कहाँ पे मिले थे, पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ, तो जो उत्तर 24 परगना जिला है वहाँ पर मिले थे। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम एशिया के किस देश ने शादी से पहले जेनेटिक मतलब आनुवांशिक और संक्रामक रोगों का टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा कदम है और ये कदम उठाया है किसने, ओमान ने। किसने उठाया है, ओमान ने, ठीक है ना। और इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखो कि शादी से पहले जो संक्रामक रोग हैं या फिर जो आनुवांशिक रोग हैं उनका टेस्ट कराना किसने अनिवार्य कर दिया है, तो ओमान ने। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2026 में इंसानी रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया है। तो इंसानी रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी किसने घोषित किया है, तो दिल्ली सरकार ने किया है। किसने किया, दिल्ली सरकार ने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अधिसूचित करने का क्या मतलब है। अधिसूचित करने का मतलब है कि जो भी मामले मिलेंगे किसके, रेबीज के, दिल्ली में जो भी रेबीज के मामले मिलेंगे, चाहे तो वो प्राइवेट अस्पताल में मिले, सरकारी अस्पताल में जो भी मामले आए, उन सब मामलों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।
किसको देनी होगी? स्वास्थ्य विभाग को, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग एक डाटा बना सके और उसको पता हो कि एक साल में या एक माह में टोटल कितने मामले आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी किसने घोषित किया है? तो दिल्ली सरकार ने। और जो रेबीज होता है वो WHO के अनुसार मुख्यतः रेबीज किससे होता है? कुत्तों से। कुत्तों के अलावा बंदरों से भी फैल सकता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जो मेन रेबीज के मामले आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो कुत्तों की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सीधा याद रखना है, नाम याद रखना है, विवेक जोशी। तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर जनरल कौन बने? तो विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध किसे चुना गया? तो नितिन नवीन को चुना गया। ये बबीन लिखा है, गलत लिखा है, नितिन नवीन है, नितिन नवीन। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कितनी उम्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने? तो केवल 45 वर्ष की उम्र में। और ये बीजेपी की कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? कौन से नंबर के? तो 12वें नंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और ये पहले मंत्री भी रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो नितिन नवीन को, जो कि बिहार से हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो केवल आपको नाम याद रखना है, प्रवीण वशिष्ठ। कौन चुने गए? प्रवीण वशिष्ठ। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, केंद्र राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, ठीक है ना, इसका जो DG मतलब महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश अग्रवाल को। और कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखो कि किसको नियुक्त किया गया है? राकेश अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं AK बाला सुब्रमण्यम को। और कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तो ये किस राज्य की चीफ जस्टिस बनी? मेघालय, ठीक है ना। और आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो रविंद्र कुमार अग्रवाल को बनाया गया। किसे बनाया गया? रविंद्र कुमार अग्रवाल को। आगे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में GDP ग्रोथ रेट क्या रहने का अनुमान है? तो दोस्तों, ये अनुमान है 6.8 से 7.2% तक, 6.8% से 7.2% तक। आर्थिक सर्वेक्षण बजट के ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है। पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, इसके बाद क्या पेश किया जाता है? बजट। तो इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था वो कब लाया गया था संसद में? तो 29 जनवरी को, और 1 फरवरी को बजट लाया गया था। क्लियर है ना। आगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात बढ़कर कितना हो गया था? ठीक है ना। तो भारत का जो कुल निर्यात है उसमें वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई? तो 6.1% की वृद्धि हुई। और ये बढ़कर कितना हो गया? तो $825.3 बिलियन आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें आपका गुड्स एंड सर्विस दोनों फील्ड को ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जनवरी 2026 में किस ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की गई है? तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर क्या है? FTA। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत और जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ है, उसके बीच एक फ्री ट्रेड पर एग्रीमेंट हुआ है। वो कौन सा एग्रीमेंट है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मदर ऑफ ऑल डील्स, मतलब जितने भी समझौते हुए हैं उन सभी समझौतों की जननी कहा जा रहा है, ठीक है ना। इसके तहत भारत के जो 90.7% निर्यात पर टैरिफ शुल्क नहीं लगेगा। मतलब ये हुआ कि यूरोपीय संघ में टोटल 27 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 27 देश। तो भारत यदि उन 27 देशों के साथ व्यापार करेगा तो जो भी सामान भारत का उन 27 देशों में जाएगा उन पर क्या नहीं लगेगा? टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है ना। लगभग 90% टैरिफ कम हो जाएगा। ऐसा एग्रीमेंट हुआ है किस किस के बीच में? भारत और यूरोपीय संघ के बीच में।
कैसा क्या एग्रीमेंट हुआ है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस सैन्य अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है मेजर स्वाति शांता कुमार। जो मेजर स्वाति शांता कुमार हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र का एक मिशन चलता है। कौन सा मिशन है? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। इस मिशन का उद्देश्य क्या होता है? तो युद्ध विराम लागू करवाना। यदि मान लो कहीं पे युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध को विराम करवाना, युद्ध विराम लागू कराना, या जो संघर्षग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पे शांति बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, यदि वहां पे चुनाव बाधित हैं तो चुनाव करवाना, राजनीतिक सत्ता स्थापित करवाना। ये सब किसके उद्देश्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के उद्देश्य हैं। और जो मेजर स्वाति शांता कुमार हैं, ये संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल हैं। ठीक है ना। जो मेजर स्वाति शांता कुमार हैं, ये संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में शामिल थी और इन्होंने दक्षिणी सूडान में काफ़ी सहायता की। ठीक है ना। इस वजह से इनको संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है। अब आपको यह भी याद रखना है, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय सैन्य बल ने भैरव लाइट कमांडो बटालियन की स्थापना की? भैरव लाइट कमांडो बटालियन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है भारतीय सेना ने। भैरव लाइट कमांडो बटालियन की स्थापना किसने की? तो भारतीय सेना ने। अब भारतीय सेना ने क्यों की इस बटालियन की स्थापना क्यों की गई? तो जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में तेज, आक्रामक और सटीक कार्रवाई करने के लिए, जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं, अगर मान लो कहीं पर कोई घटना हो जाती है तो वहां पे तेज, आक्रामक तरीके से और सटीक कार्रवाई करने के लिए एक छोटी सी बटालियन स्थापित की गई, जिसमें संख्या कम होगी। ठीक है ना। लेकिन ये जो कमांडो होंगे, ये ड्रोन हमले, तकनीकी युद्ध से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। ये ड्रोन हमले और तकनीकी युद्ध से निपटने के लिए क्या होंगे? तैयार किया गया है इनको। और यह जो बटालियन है, ये आकार में छोटी है, इसी वजह से इसको लाइट कमांडो बटालियन भी कहा गया है, भैरव लाइट कमांडो। क्योंकि एक तो बटालियन भी छोटी है और दूसरे इनको जो हथियार दिए गए हैं वो अत्याधुनिक, थोड़ी लाइट, कम वेट वाले हथियार दिए गए हैं। इस वजह से इसको नाम दिया गया है भैरव लाइट कमांडो। तो आपको याद रखना है कि भैरव लाइट कमांडो बटालियन किसने स्थापित की? तो भारतीय सेना ने। और ये बटालियन क्यों स्थापित की गई? तो यदि कहीं पे कोई उच्च जोखिम होता है, कोई घटना होती है, तो वहां पे तेजी से, आक्रामक तरीके से और सटीक कार्रवाई करने के लिए। और ये जो इस बटालियन के जो जवान हैं, जो कमांडो हैं, वो तकनीकी युद्ध और ड्रोन हमले से निपटने में सक्षम होंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो आपको याद रखना है कि भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग एंड डाटा केंद्रिता वर्ष के रूप में घोषित किया। किस रूप में? नेटवर्किंग एंड डाटा केंद्रिता का वर्ष के रूप में घोषित किया। और इसकी घोषणा आर्मी चीफ ने की 1 जनवरी को। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सेना में डाटा सेंट्रिसिटी, मतलब केंद्रिता, और नेटवर्किंग को मजबूत करना। मतलब जो भी पूरे भारत में सेना की जितनी भी इकाइयां हैं, वो सभी जितना जल्दी हो सके एक दूसरे को अपनी सूचना ट्रांसफर कर सकें। समझ पा रहे हैं ना। तो इस वजह से सेना ने 2026 को नेटवर्किंग एवं डाटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवाती तूफान दितवाह से आई आपदा में सहायता के लिए श्रीलंका ने किन 2 भारतीय युद्धपोतों को सम्मानित किया है? तो दोस्तों, श्रीलंका में एक आपदा आई थी, एक चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था दितवाह। क्या नाम था? दितवाह। तो उस समय भारत ने श्रीलंका की मदद करने के लिए कुछ राहत सामग्री भेजी थी। और वो राहत सामग्री किन 2 युद्धपोतों से भेजी गई थी? तो INS विक्रांत और INS उदयगिरी। इसी वजह से श्रीलंका ने भारत के इन्हीं 2 युद्धपोतों को सम्मानित किया है। वो कौन कौन से हैं? तो INS विक्रांत और INS उदयगिरी। क्यों? क्योंकि जब श्रीलंका में दितवाह तूफान आया था तो उस समय भारत ने जो राहत सामग्री भेजी थी वो इन्हीं युद्धपोतों के माध्यम से भेजी थी। ठीक है ना। किस मिशन के तहत राहत सामग्री भेजी थी? तो ये भी याद रखना, ऑपरेशन सागर सिंधु। कौन सा मिशन था ये? ऑपरेशन सागर सिंधु। अगला क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? जो 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ है 26 जनवरी को, अभी जनवरी माह में, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों, एक नहीं 2 मुख्य अतिथि थे। कौन कौन से? एक तो थे आपकी उर्सुला वांडेर
उर्सुला बांडेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा। अब उर्सुला बांडेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा ये कौन है? तो आपको याद रखना है कि जो उर्सुला बांडेर लेयेन है ये यूरोपीय संघ है, ये आपके यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंस है, और जो एंटोनियो कोस्टा हैं ये यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यूरोपीय कमीशन क्या है और यूरोपीय काउंसिल क्या है। तो दोस्तों आपने यूरोपीय संघ का तो नाम सुना ही होगा, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ। तो उसी की ये दो संस्थाएं हैं, शाखाएं हैं। संस्थाएं कैसे हैं? जैसे भारत की संसद होती तो संसद में लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही यूरोपीय संघ की जो कार्यकारी संस्था है, ठीक है ना, वो है यूरोपीय कमीशन, और जो यूरोपीय संघ की राजनीतिक संस्था है वो है यूरोपीय काउंसिल। तो वर्तमान में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय कमीशन या यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट कौन है? तो उर्सुला बांडेर लेयेन। तो यही दोनों 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की जो थीम थी वो थी वंदे मातरम के 150 साल, या इंग्लिश में कहें तो 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम इंपॉर्टेंट है। ये थीम क्यों रखी गई थी? इसलिए रखी गई थी क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगान के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसी के उपलक्ष्य में जो 77वां गणतंत्र दिवस है उसकी थीम क्या रखी गई? तो वंदे मातरम के 150 साल, या इंग्लिश में कहें तो 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? तो दोस्तों 77वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। वह हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम था LRASHM। इसका मतलब क्या है? तो LR का मतलब है लॉन्ग रेंज और ASHM का मतलब है एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। पूरा नाम क्या हो जाएगा? लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। अब यहां पे एक शब्द आ रहा है हाइपरसोनिक, तो आपको तीन शब्द याद रखने हैं। एक होता है सोनिक, एक सुपरसोनिक, एक हाइपरसोनिक। तो ऐसे जेट, ठीक है ना, ऐसे जेट या मिसाइल जिनकी गति ध्वनि की गति के समान होती है उनको बोलते हैं सोनिक। जिनकी गति ध्वनि के समान होती है उसको बोलते हैं एक मैक। एक मैक मतलब ध्वनि की गति के समान गति, ठीक है ना। तो एक मैक जिसकी गति है उसको क्या बोलेंगे? सोनिक विमान। और जिन विमानों की गति एक मैक से 5 मैक होती है उनको बोलते हैं सुपरसोनिक। और जिन विमानों की गति 5 मैक से भी ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं हाइपरसोनिक, ठीक है ना। तो इसकी जो यहाँ पे हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी गति कितनी है? तो इसकी अधिकतम गति है 10 मैक और औसत गति है 5 मैक। इसे किसने विकसित किया है? तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। किस लिए विकसित किया गया है? तो इसे दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि पहली बार 77वें गणतंत्र दिवस परेड में किस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है? तो कौन सी थी? लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में किस विदेशी संगठन ने सैन्य दल ने हिस्सा लिया? 77वें गणतंत्र दिवस परेड में किस विदेशी संगठन के सैन्य दल ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों सही आंसर है यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन। जो यूरोपीय संघ के सैन्य दल हैं उन्होंने हिस्सा लिया। किसके सैन्य दलों ने हिस्सा लिया? तो यूरोपीय संघ के सैन्य दलों ने हिस्सा लिया। अभी कौन कौन से दल थे? तो इसमें ऑपरेशन अटलांटा और ऑपरेशन एस्पाइड्स के झंडे लिए जवानों ने मार्च किया। ये दोनों यूरोपीय संघ के समुद्री सुरक्षा अभियान है। आप ये सब भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में किस विदेशी संगठन के सैन्य दलों ने हिस्सा लिया? तो यूरोपीय संघ के सैन्य दलों ने हिस्सा लिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में महामाघव उत्सव दक्षिण का कुंभ आयोजित किया गया? तो किस दक्षिणी भारतीय राज्य में महामाघव उत्सव का आयोजन किया गया? तो महामाघव उत्सव का आयोजन किया गया केरल में। कहाँ पे किया गया? केरल में। और इस उत्सव को संज्ञा दी गई, क्या संज्ञा दी गई? दक्षिण का कुंभ भी कहा जा रहा है इसको। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित हुई थी, इसे दक्षिण का कुंभ भी कहा जा रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? केरल में। और केरल में भी यदि कहा जाए तो केरल के मलप्पुरम जिले में हुआ। केरल के मलप्पुरम जिले में हुआ। और दक्षिण भारत का पहला कुंभ भी कहा जा रहा है इसे। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में किस राज्य में ONGC
ONGC के गैस कुएं में भीषण आग लग गई। जनवरी 2026 में किस राज्य में ONGC के जो गैस के कुएं हैं उनमें भीषण आग लग गई? तो ये घटना हुई थी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुई थी? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में भी कहाँ, तो ये इतना गहराई में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस आग को बुझाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, लगभग 1 सप्ताह का समय लग गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पवित्र पिपर हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह किस भगवान से संबंधित है? तो जो पिपर हवा अवशेष हैं यह भगवान बुद्ध से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है। और पिपर हवा अवशेष भगवान बुद्ध की जन्म भूमि कपिलवस्तु से जुड़े हुए हैं। कहाँ से जुड़े हुए हैं? तो भगवान बुद्ध की जो जन्मभूमि है कपिलवस्तु, वहाँ से जुड़े हुए हैं। और इन अवशेषों को 1998 की खुदाई में खोजा गया था। जो पिपर हवा अवशेष हैं ये कब प्राप्त हुए थे? तो 1998 में जो खुदाई हुई थी उस समय मिले थे। और किस पवित्र आत्मा से जुड़े हुए हैं? तो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मोतीहारा में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया? तो दोस्तों बिहार। मोतीहारा कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थापित किया गया? बिहार के मोतीहारा में। अब बिहार के मोतीहारा में भी कहाँ पे? तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है कैथबलिया। कौन पड़ती है? कैथबलिया। बिहार में है मोतीहारा, मोतीहारा में एक जगह है कैथबलिया, वहाँ पे एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तो विराट रामायण मंदिर, एक बहुत बड़ा मंदिर है विराट रामायण मंदिर। उसी मंदिर के अंदर स्थापित किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। याद रहेगा। इसका वजन कितना है? तो 210 टन ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ शिवलिंग है। क्लियर? आगे याद रखना है कि वर्ष 2024-25 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? तो दोस्तों यह कारनामा भारत ने चीन को पीछे छोड़कर किया। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और चावल निर्यातक दोनों में चीन को पछाड़ दिया है। ठीक है ना? तो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। किसको पीछे छोड़ के? चीन को पीछे छोड़ के। ठीक है ना? और भारत दुनिया का लगभग कितना चावल उत्पादन करता है? तो 28%। अगला कि वर्ष 2025 में 19.4% की वृद्धि के साथ विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक, उत्पादक भी भारत है और चावल का निर्यातक भी सबसे बड़ा कौन हो गया? तो भारत हो गया। याद रखना है। भारत के बाद जो सबसे बड़े निर्यातक हैं वो हैं पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, आपको तो इतना याद रखना है कि अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और चावल निर्यातक दोनों में किसका स्थान है? पहला भारत का। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बीमार एस्ट्रोनॉट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए पृथ्वी पर लाने का काम किस स्पेस एजेंसी ने किया है? तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि स्पेस एजेंसी से यदि कोई बीमार हो गया तो वहाँ से भी वापस पृथ्वी पर लाया गया। तो ये काम किया है नासा ने। किसने किया है? नासा ने। पहली बार किया गया। तो इतिहास में पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के लिए वापसी हुई है। इससे पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है कि ये काम किसने किया? नासा ने किया। और यह मिशन स्पेस एक्स की मदद से पूरा हुआ। जो वापस लाने का काम है यह स्पेस एक्स क्रू 11 जो आपका रॉकेट है उसकी मदद से पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का वर्ष 2026 का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से भेजा गया जिसके 16 सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए? तो इसरो तो आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? तो इसरो का जो वर्ष 2026 का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से भेजा गया था जिसके 16 सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए? तो किस रॉकेट से भेजा गया था पहला मिशन? तो वो था PSLV C62। PSLV C62 कब लॉन्च हुआ था ये? तो 12 जनवरी 2026 में श्रीहरिकोटा से। और खोए गए कितने उपग्रह खो गए? तो 16 सैटेलाइट। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय घटना सुपर मून या वुल्फ मून के दौरान 3 जनवरी 2026 को चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आकर कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई दिया? तो 14%। आपको याद रखना है कि सुपर मून की जो घटना होती है वो कब होती है? तो जब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे नजदीक हो। उस समय जब नजदीक होगा तो हमें चंद्रमा का आकार सामान्य आकार से क्या दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। ठीक है ना? और उसी घटना को क्या बोलते हैं? सुपर मून या वुल्फ मून। तो ये घटना हुई है यह घटना कब हुई है? अभी 3 जनवरी 2026 को। और इसमें जो चंद्रमा है वो सामान्य से कितना अधिक बड़ा दिखाई दिया? तो 14%। क्लियर है? तो सुपर मून की घटना कब होती है? जब पृथ्वी चंद्रमा सबसे नजदीक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी साइंटिस्ट ने माइक्रोराइजल रिसर्च के लिए टाइलर पुरस्कार 2026 जीता? तो दोस्तों टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और ये किसे मिला?
तो ये मिला है टॉबी कियर्स को। टॉबी कियर्स एक महिला विज्ञानी है, ठीक है, फीमेल है, डॉक्टर टॉबी कियर्स। उन्हें मिला है टाइलर पुरस्कार 2026। इन्होंने क्या रिसर्च की है? तो इन्होंने जो भूमिगत कवक है, भूमिगत कवक, उसकी खोज की है। यह भूमिगत जो कवक है या जो माइक्रोराइजल है, यह क्या काम करता है? तो जो जमीन के नीचे कवक का विशाल तंत्र इन्होंने खोजा है, और यह तंत्र कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ये आप देख रहे हो इमेज में, ठीक है ना। कवक मतलब फंगल, कि जमीन के नीचे जो जड़ें होती हैं उसमें बहुत फंगल लग जाता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करता है। इस काम को किसने खोजा है? तो डॉक्टर टॉबी कियर्स ने। कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं, और इसीलिए इनको टाइलर पुरस्कार 2026 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान पहले 5वें नंबर पर था, अब जापान को पीछे छोड़कर कौन से नंबर पे आ गया है? तो चौथे नंबर पे आ गया है, ठीक है ना। तो वर्तमान अब कौन से स्थान पे आ गया है? चौथे स्थान पे। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की हो गई है? भारत की। किसको पीछे छोड़कर? जापान को पीछे छोड़ के। याद रहेगी, ठीक है। भारत की जो जीडीपी है अब वो कितनी हो गई है? तो $4.18 ट्रिलियन से भी अधिक। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन बैंक खातों की कुल संख्या मार्च 2025 तक कितनी हो गई है? तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले जा रहे थे, उन खातों की संख्या मार्च 2025 तक हो गई है 55 करोड़ से भी अधिक। कितनी हो गई है? तो 55.02 करोड़, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 में। और इस योजना के तहत क्या किया गया था? तो जो जीरो बैलेंस वाले खाते हैं, जनधन खाते, उन्हें खोला गया था, ठीक है ना। और अभी मार्च 2025 तक इन खातों की संख्या कितनी हो गई? तो 55 करोड़ से भी अधिक हो गई, 55.02 करोड़, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, जिसके अंतर्गत सबके जीरो बैलेंस वाले खाते खोले गए थे। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में कितने गणमान्य लोगों को पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री दिए जाने की घोषणा की? तो दोस्तों जनवरी 2026 में कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। कितने? 2026 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 131। इन 131 में 5 लोगों को दिया गया पद्म विभूषण, 13 लोगों को दिया गया पद्म भूषण और 113 लोगों को दिया गया पद्म श्री सम्मान। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में किन लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की? तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। ये आपको पांचों के पांचों नाम याद होना चाहिए। तो देखो, पहला नाम तो है धर्मेंद्र, एक्टर धर्मेंद्र, इनको मरणोपरांत दिया गया, तो ये तो आपको याद रहेगा। दूसरे हैं केटी थॉमस, तीसरे हैं एन राजम, तो इन 3 को तो दिया ही गया है। इनके अलावा जो पी नारायणन और 5वें हैं बीएस अच्युतानंद, ठीक है ना। तो 5 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। कौन कौन से हैं? एक तो एक्टर धर्मेंद्र हैं, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। इसके बाद बीएस अच्युतानंद हैं, जिन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। और 3 लोग और कौन हैं? तो केटी थॉमस, एन राजम और पी नारायणन, ठीक है ना। तो इन 5 लोगों को दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दी जाने की घोषणा की? तो दोस्तों यहाँ पे आप साइड में मिथुन चक्रवर्ती की इमेज देख रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती को 2026 में पद्म भूषण या पद्म श्री या पद्म विभूषण नहीं मिला। ये 2024 में मिला था इनको पद्म भूषण, वो गलती से इमेज लग गई है, ठीक है ना। तो 2026 में पद्म भूषण टोटल कितने लोगों को मिला? तो 13 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला? 13। अब आपको 13 के 13 तो याद नहीं रख सकते, तो कुछ महत्वपूर्ण है 5-6 नाम जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन? नंबर 1 तो गायिका है अलका याग्निक, इन्हें मिला है। दूसरा, जो झारखंड के बहुत ही बड़े नेता थे शिबू सोरेन, इन्हें मरणोपरांत मिला है। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? शिबू सोरेन, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। और क्या याद रखना है? तो एक आपके तमिल एक्टर हैं, तेलुगु एक्टर मम्मूटी, इनको भी मिला है। और महाराष्ट्र के एक उद्योगपति हैं उदय कोटक, इनको भी मिला है। और एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो अभी तो नहीं, पहले खेलते थे, विजय अमृतराज,
टेनिस खिलाड़ी इन्हें भी मिला है। तो इन 13 में से आपको 5 नाम अच्छे से याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो विजय अमृतराज, दूसरे उदय कोटक, तीसरा ममूटी, चौथे शिबू सोरेन और 5वें अलका याग्निक। अलका याग्निक ये कौन है? सिंगर हैं। शिबू सोरेन ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ममूटी ये आपके तेलुगु एक्टर हैं, बहुत बड़े तेलुगु एक्टर हैं। इसके बाद उदय कोटक, महाराष्ट्र के उदय कोटक ये उद्योगपति हैं। और विजय अमृतराज जो कि टेनिस खेल से संबंधित हैं। इन सभी को कौन सा अवार्ड मिला? तो पद्म विभूषण अवार्ड 2026। इनके अलावा 8 और लोगों को मिला, ठीक है ना। यदि आपको उन 8 लोगों का नाम जानना है तो मेरा जो अलग से पद्म अवार्ड से संबंधित वीडियो है उसको देखें, ठीक है ना। मिथुन चक्रवर्ती को 2026 में नहीं मिला, इन्हें कब मिला था? 2024 में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की? तो पद्मश्री टोटल कितने लोगों को दिया गया? 113 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया? 113। इन 113 में से जो 3-4 नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि नंबर 1 तो हो गया आपके रोहित शर्मा, क्रिकेट, पुरुष क्रिकेट से संबंधित हैं। और महिला क्रिकेट से संबंधित हैं हरमनप्रीत कौर। किसको मिला? हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा हॉकी से सविता पूनिया को मिला। किसको मिला? हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया को मिला। और किसे मिला? तो जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार, इन्हें भी पद्मश्री मिला। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, जो 4 नाम मैंने बताए हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं। नंबर 1 तो रोहित शर्मा, दूसरा हरमनप्रीत कौर, तीसरा हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया और चौथे पैरा ओलंपिक प्रवीण कुमार। इन चारों को क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड। केवल इन चारों को नहीं मिला, टोटल 113 लोग को मिला, लेकिन ये 4 आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी 2026 पर केंद्रीय गृह मंत्री ने किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान इन तीनों को दिया गया, कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे और रश्मि आर, ठीक है ना। कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे और रश्मि आर। यह सम्मान अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, शिक्षाविद अलक पांडे सहित अन्य को भी मिला। यह सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इन 3 को मिला, और भी लोगों को दिया जाता है, लेकिन ये 2 नाम तो आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो शुभांशु शुक्ला का और अलक पांडे। अलक पांडे का तो नाम सब जानते ही हैं कि नहीं, पीडब्ल्यू वाला का नाम सुना होगा शिक्षा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो आपको केवल नाम याद रखना है। तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है ग्राका माचिल को। किसे चुना गया है? ग्राका माचिल को। ये कौन है? तो यह मोजाम्बिक की जानी मानी राजनेता और समाज सेविका है। मोजाम्बिक की राजनेता और समाज सेविका है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मान दिया गया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो ये मिला है ग्राका माचिल को। ये कहाँ की है? मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चंदना सिन्हा को। महिला हैं चंदना सिन्हा। ये कौन है? तो ये आरपीएफ में इंस्पेक्टर है। रेलवे जो पुलिस फोर्स है उसमें क्या है? इंस्पेक्टर हैं। उन्हें स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने के लिए अवार्ड मिला। यह अवार्ड किस लिए दिया गया? तो स्टेशन और ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने के लिए। तस्करी तो समझते हैं, बालकों की खरीद बिक्री। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की किस विजेता ने अपना अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सौंप दिया? तो ये बहुत चर्चा में आया था अभी 1 माह पहले। तो जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं मारिया कोरिना मचाडू, इन्होंने अपना पुरस्कार किसको सौंप दिया था? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर इसके बाद जो नोबेल कमेटी है, नोबेल पुरस्कार विजेता कमेटी है, उसने घोषणा की थी कि पुरस्कार किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और जो मारिया कोरिना मचाडू है ये वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बना लिया था किसने? अमेरिका ने, अभी चर्चा में आया था। तो ये वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है मारिया कोरिना मचाडू। और इन्होंने अपना जो पुरस्कार था वो किसे सौंप दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अगला क्वेश्चन है किस अमेरिकी साइंटिस्ट ने माइक्रोराइजल रिसर्च के लिए टाइलर पुरस्कार 2026 जीता? देखो दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो टाइलर पुरस्कार को कहा जाता है। ये किसे दिया गया? तो टॉबी कियर्स, डॉक्टर टॉबी कियर्स जो अमेरिका की वैज्ञानिक है उन्हें दिया गया था, ठीक है ना।
किस लिए दिया गया था? तो माइकोराइजल। माइकोराइजल मतलब जो जड़ों में, भूमि के अंदर जो फंगल पाया जाता है उसकी खोज के लिए। ये फंगल क्या करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 समारोह में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में का खिताब किस फिल्म ने जीता है? तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में जो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी का खिताब किसे मिला? तो ये मिला है हैमनेट को। किसे मिला है? हैमनेट को। और इस फिल्म की, हैमनेट फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो क्लाइव थे। कौन थे? क्लाइव। यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के पारिवारिक जीवन पर आधारित थी। जो हैमनेट है ये किसके जीवन पर आधारित है? तो विलियम शेक्सपियर के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2026 में? तो दोस्तों नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया उर्मिला सत्यनारायण को। उर्मिला सत्यनारायण ये कौन है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार हैं। उर्मिला सत्यनारायण क्या है? प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार हैं। और यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय एक्ट्रेस को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 समारोह में प्रेजेंटेटर बनने का मौका मिला? तो अभी हमने पढ़ा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में बेस्ट ड्रामा फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? हैमलेट को, जो विलियम शेक्सपियर के जीवन पर आधारित थे। और उसमें प्रेजेंटेटर का मौका किसे मिला? तो भारत की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को। किसे मौका मिला था? भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब हम कुछ निधन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लेखक और वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली का निधन 25 जनवरी 2026 को हो गया। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? मार्क टली वरिष्ठ पत्रकार है मार्क टली, तो इन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो आपको याद रखना है कि मार्क टली को नाइटहुड और पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुके हैं। एक तो नाइटहुड की उपाधि और दूसरा पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इन्हें 2002 में नाइटहुड और 2005 में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। क्लियर है। और ये कौन थे पत्रकार, किससे जुड़े थे? तो ये बीबीसी के भारत प्रमुख रह चुके हैं। अब बीबीसी क्या है? तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ब्रिटेन की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है जो टीवी, रेडियो और न्यूज सेवा प्रदान करती है। और उसी के भारत प्रमुख रहे हैं कौन? वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली, जिनका जनवरी 2026 में निधन हो गया। और इन्हें किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नाइटहुड और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पारिस्थितिकविद इकोलॉजिस्ट माधव गॉडगिल का 7 जनवरी 2026 को निधन हो गया। उन्हें संयुक्त राष्ट्र का कौन सा सम्मान दिया गया? आपको कभी ये नहीं पूछा जाता है कि कब निधन हुआ, ये कभी नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि फला फला का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जो माधव गॉडगिल हैं, इकोलिस्ट है, इकोलॉजिस्ट, इन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान दिया गया था 2024 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। माधव गॉडगिल जो कि इकोलॉजिस्ट थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान दिया गया था 2024 में। और उन्होंने, मतलब माधव गॉडगिल ने पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक महत्व पर कार्य किया। जो पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक महत्व को समझा और उस पर काम किया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाणी का निधन हुआ। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री रहे? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाणी, इंपॉर्टेंट है, यह किस प्रधानमंत्री के काल में मंत्री रह चुके हैं? तो ये पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। रेल राज्य मंत्री रहे हैं 1995-96 में। और वह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने थे 96 में। अगला क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन 30 दिसंबर 2025 को हो गया? तो दोस्तों खालिदा जिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी? तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। और खालिदा जिया का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म भारत में हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गायक और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन 11 जनवरी 2026 को हुआ। वह किस सिंगर शो के विजेता रहे हैं? तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रशांत तमांग इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता रहे हैं। इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता रहे हैं प्रशांत तमांग। और इनका मात्र 43 ईयर की आयु में हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। ठीक है ना। इन्होंने कई वेब सीरीज में भी काम किया है प्रशांत तमांग ने। अगला क्वेश्चन है
कि बीसीसीआई के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन 25 जनवरी 2026 को हुआ है? तो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा कौन रहे हैं? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, जिनका कि जनवरी 2025 में निधन हो गया। ये 1993 से 96 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है कि स्लो सिनेमा आंदोलन के संस्थापक और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बेला टार का निधन हो गया। वह किस देश से थे? तो दोस्तों बेला टार हंगरी से थे। किस देश से थे? हंगरी से थे। और स्लो सिनेमा का अग्रदूत कहा जाता है। स्लो सिनेमा का मतलब है कि इनके जो फिल्मों के सीन होते थे ना, वो कुछ सेकंड या के नहीं होते थे कि 50 सेकंड 60 सेकंड। इनके जो फिल्मों के सीन होते थे वो कंटिन्यू 8 मिनट 10 मिनट 7 मिनट 12 मिनट इस प्रकार से होते थे। और इनकी जो फिल्में होती थी वो बहुत लंबी होती थी, 6 से 7 घंटे लंबी। तो इस वजह से इन्हें स्लो सिनेमा का अग्रदूत कहा जाता है, बेला टार। ठीक है ना, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत किस पोर्ट के संचालन से अस्थायी रूप से अलग हो गया? तो दोस्तों भारत ईरान में एक पोर्ट का विकास भी कर रहा था और उसका संचालन भी कर रहा था। कहाँ पे? ईरान में। कौन सा पोर्ट था? तो चाबहार पोर्ट। और अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष चूंकि बढ़ता जा रहा है, अभी आज की स्थिति में देखें तो दोनों में युद्ध चल रहा है। ठीक है ना, तो इसी वजह से भारत ने अपने आप को चाबहार पोर्ट से अलग कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें अमेरिकी सैनिक बंदी बनाकर अमेरिका ले गए थे। तो अमेरिकी सैनिकों ने किसे बंदी बनाया था? वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन थे? निकोलस मादुरो। क्यों बंदी बनाया था? क्योंकि इन पे आरोप लगे थे मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी के। और जब इन्हें बंदी बना लिया गया तो भाई कोई ना कोई तो चाहिए जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति रहे। तो कार्बाक राष्ट्रपति बनाया गया था। किसे? अंतिम राष्ट्रपति या कार्बाक राष्ट्रपति कहें तो डेल्सी रोड्रिगेज को। किसे बनाया गया था कार्बाक राष्ट्रपति? तो डेल्सी रोड्रिगेज को। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के चांसलर ने भारत यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए किस प्रकार की वीजा सुविधा की घोषणा की? जर्मनी के चांसलर आए थे अभी भारत की यात्रा पे, तो उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए एक वीजा सुविधा की घोषणा की। वह वीजा सुविधा का नाम क्या है? तो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा से छूट देने की घोषणा की। अभी एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा क्या है? इसका मतलब है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति भारत से कनाडा या अमेरिका जा रहा है और बीच में जर्मनी में रुकना चाह रहा है, तो वहाँ रुकने के लिए उसे वीजा की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझे? मान लो कोई व्यक्ति भारत से कहाँ जाना है, उसको कनाडा या अमेरिका जाना है। अब वो चाहता है कि हम जर्मनी में कुछ घंटे या 1-2 दिन रुक के जाएँ, तो उसको 1-2 दिन या कुछ समय रुकने के लिए, वहाँ पर रुकने के लिए वीजा की ज़रूरत नहीं है। उसी को बोलते हैं एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड को लेकर विरोध के बाद ट्रंप को किन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी को वापस लेना पड़ा? तो इसका आंसर डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, फ्रांस, ये चारों देश हैं। यहाँ पे अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम 10% टैरिफ लगा देंगे, लेकिन जब ग्रीनलैंड को लेकर विरोध हुआ तो अमेरिका ने इसको वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक दूसरे को 1 जनवरी 2026 को सौंपी। यह किस वर्ष हुए समझौते के तहत किया गया? तो 1988 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के निषेध संबंधित समझौता। कि मतलब जो भारत में परमाणु प्रतिष्ठान है और जो पाकिस्तान में परमाणु प्रतिष्ठान है, तो भारत पाकिस्तान की परमाणु प्रतिष्ठानों पर और पाकिस्तान भारत की परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेगा। तो अभी क्या हुआ, 1 जनवरी 2026 को दोनों ने लिस्ट सौंप दी कि भैया हमारे जो परमाणु प्रतिष्ठान है वो भारत में यहाँ पे स्थित हैं, और पाकिस्तान ने सौंप दिया कि पाकिस्तान में यहाँ पे हैं। तो जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या शांति हो, कुछ भी हो, परमाणु प्रतिष्ठानों पर एक दूसरे के हमला नहीं करेंगे। ये समझौता है। क्लियर? यह समझौता कब हुआ था? तो हुआ था 88 में, और लागू कब से हुआ? 1951। अगला क्वेश्चन है कि युगांडा में 7वीं बार राष्ट्रपति किन्हें घोषित किया गया? तो दोस्तों 7वीं बार है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो युगांडा के जो 7वीं बार राष्ट्रपति बने वो कौन है? तो योवेरी मुसेवेनी युगांडा के 7वीं बार राष्ट्रपति बने। ठीक है ना, सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं में शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण से हर साल कितने लाख लोगों की मौत हो जाती है? तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, उसके तहत भारत में हर साल लगभग 17 लाख लोगों की मौत किसकी वजह से होती है? तो प्रदूषण की वजह से होती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो दोस्तों 2025 में भारत में 166 बाघों की मृत्यु हुई, जबकि 2024 में कितने बाघों की मृत्यु हुई थी? 126 की। और जो 166 बाघों की मृत्यु हुई, इसमें सबसे ज़्यादा 55 बाघों की मृत्यु केवल MP में हुई। कहाँ पे हुई? MP में। तो 2025 में कितने बाघों की मृत्यु आपको याद रखना है? 166 की। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई? MP में 55 बाघों की। और जो 2024 में बाघों की मृत्यु हुई थी उससे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु भारत की किस राज्य में हुई? तो अभी पढ़ा हमने। सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु कहाँ पे हुई? मध्य प्रदेश में। कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो 55 बाघों की मृत्यु हुई। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, जहाँ पे 38 बाघों की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार मिला है? तो दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश ने किसी कीट प्रजाति को कानूनी अधिकार दिए। और यह काम किसने किया है? तो पेरू ने जो डंक रहित मधुमक्खी है वहाँ की, उसको कानूनी अधिकार दिया है। और किसी कीट प्रजाति को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना गया है पेरू। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने किस राज्य में कलई जल विद्युत परियोजना के लिए सिफारिश की है, जिसे श्वेत उदर बगुला के लिए खतरा बताया जा रहा है? तो दोस्तों जो कलई जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और यदि ये जल विद्युत परियोजना बनती है तो कुछ पर्यावरण कार्यकर्ता है उन्होंने बताया है कि इस परियोजना से जो वहाँ का एक बगुला है, श्वेत उदर बगुला, उसको खतरा हो सकता है। जो श्वेत उदर बगुला है वह इस समय IUCN की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो लिस्ट है उसकी रेड लिस्ट में शामिल है। मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। कौन? श्वेत उदर बगुला। तो यदि अरुणाचल प्रदेश में कलई जल विद्युत परियोजना बनती है तो ये उसके लिए खतरा हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो कलई जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर किस पुरातत्वविद के नाम पर रखने की घोषणा की? तो पहली तो ये है कि जो रातापानी टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और इसका नाम बदलकर किस पुरातत्वविद के नाम पर रखने की घोषणा की? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम रखने की घोषणा की। ठीक है ना? जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर हैं इन्होंने क्या काम किया था? तो भीमबेटका के विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में भोपाल के पास में, तो उन गुफाओं को विश्व धरोहर में का दर्जा दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने? डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने। और रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम इन्हीं के नाम पर रखने की घोषणा की मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश में यूनेस्को सूचीबद्ध स्थल तक्षशिला में खुदाई के दौरान दुर्लभ सजावटी पत्थर और सिक्के मिले हैं? तो दोस्तों सजावटी पत्थर और सिक्के किस पड़ोसी देश में मिले हैं? तो पाकिस्तान में। ये जो सिक्के हैं वह किस शासक से संबंधित हैं? तो एक कुषाण शासक से संबंध है। कुषाण शासन से संबंधित ये सिक्के हैं। ठीक है ना? और जो तक्षशिला है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और तक्षशिला यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की विशिष्ट औषधि फसल नागरी अश्वगंधा, नागरी नहीं है, नागौरी है, नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों जो राजस्थान का नागौरी अश्वगंधा है उसे अभी हाल ही में क्या प्रदान किया गया? GI टैग प्रदान किया गया जनवरी में। और आपको ये भी याद रखना है कि नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिलने से पहले जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है कौन? खेजड़ी। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन है? खेजड़ी। तो नागौरी अश्वगंधा से पहले खेजड़ी को भी GI टैग दिया गया था। खेजड़ी को नहीं, खेजड़ी की जो फली होती हैं, खेजड़ी वृक्ष में कुछ फलियां लगती हैं जिनको बोलते हैं सांगरी, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। ठीक है ना? सांगरी जो खिचड़ी की फलियाँ होती हैं उन्हें जानवर भी खाते हैं और उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, जिसको हम काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है ना? तो राजस्थान आपको याद रखना है कि नंबर 1 तो राजस्थान के अभी हाल ही में नागौरी अश्वगंधा को GI टैग दिया गया, और उससे पहले किसको दिया गया था? तो राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है खिचड़ी, उसकी जो फलियाँ होती हैं सांगरी, उसको GI टैग दिया गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के अनंतपुर अनार को जनवरी 2026 में GI टैग दिया गया? तो अनंतपुर अनार किस राज्य के अनंतपुर अनार को जनवरी 2026 में GI टैग दिया गया? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर अनार को GI टैग दिया गया था। और ये कहाँ पाया जाता है? अनंतपुर जिला में पाया जाता है आंध्र प्रदेश के।
ये अनार की खास किस्म है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की गजक और रेवड़ी को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश की जो मेरठ की गजक और रेवड़ी है, इसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया। खाद्य सुरक्षा और सतत प्रबंधन पर जोर देने के लिए। क्यों किया? तो खाद्य सुरक्षा और सतत प्रबंधन पर जोर देने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम में सिंगल कैटेगरी का 400वां मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? ग्रैंड स्लैम में सिंगल कैटेगरी का 400वां मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, तो यह कारनामा किया है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो दोस्तों, यह कारनामा किया है नेट साइबरब्रंट ने। नेट साइबरब्रंट जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। कहाँ की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। और ये WPL में किसकी तरफ से खेल रही थी? तो मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हुए इन्होंने 100 रन बनाए हैं, पूरे 100 रन बनाए हैं, मतलब शतक लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय महिला टीम का सीनियर कोच कैसे नियुक्त किया? जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, उसने भारतीय महिला टीम का सीनियर कोच नियुक्त किया है अमेलिया बाल्ब रेड्डी को। अमेलिया बाल्ब रेड्डी को। ये जो अमेलिया बाल्ब रेड्डी हैं, ये कहाँ की हैं? तो ये कोस्टोरिका की हैं। कहाँ की हैं? कोस्टोरिका की हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक मेडल जीतने वाली किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो साइना नेहवाल हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और साइना नेहवाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। 2012 ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था पहली बार बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन है कि एंट्रोनिक मार्ग मेमोरियल खिताब जीतकर भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो एंट्रोनिक मार्ग मेमोरियल खिताब जीतकर भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आर्यन बर्सने। वह कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये दिल्ली के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया? किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया? तो जो एशियाई मुक्केबाजी परिषद है, उसमें सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया विजेंदर सिंह को। किसको नियुक्त किया गया? विजेंदर सिंह को। और वह भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज है। मतलब विजेंदर सिंह पहले मुक्केबाज हैं भारत के जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिले ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो दोस्तों, ये बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की, और इन्हीं की कप्तानी में 2023 का जो 20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है ना, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं ये। तो आपको याद रखना है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिले ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तान थी। और ये मिचेल स्टार्क हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, उनकी पत्नी भी है। अगला क्वेश्चन है कि संन्यास लेने वाले भारतीय एथलीट जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित हैं? तो जिनसन जॉनसन किस फील्ड से जुड़े हैं? तो ये धावक थे, एथलीट थे। क्लियर? और इन्होंने 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें 1500 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। तो जिनसन जॉनसन एथलीट हैं और इन्होंने 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें 1500 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। और अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। और ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की चेयरमैन कौन चुनी गई? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की चेयरमैन चुना गया है पीवी सिंधु को। किसे चुना गया है? पीवी सिंधु को। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को यह जिम्मेदारी दी गई। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच दूसरी बार किसे बनाया गया? भारतीय जो महिला हॉकी टीम है उसका मुख्य कोच दूसरी बार किसे बनाया गया है? तो यह जिम्मेदारी दी गई है सजोड मारीजने को। सजोड मारीजने ये कहाँ के हैं? तो नीदरलैंड यानी कि डच के हैं। और यह इससे पहले भी 2017 से 2021 तक भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रहे हैं, मुख्य कोच रहे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस पुरुष शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो यह कारनामा किया है
मैग्नस कार्लसन ने। तो मैग्नस कार्लसन ने रिकॉर्ड 9वीं बार यह खिताब जीता, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में उत्तर से दक्षिण के जिलों को जोड़ने के लिए 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो नॉर्थ से साउथ को जोड़ने के लिए जो 6 वे लेन को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कनेक्टिविटी सुधारने के लिए पहल की गई। अगला क्वेश्चन है कि पीआईबी ने किस राज्य के कमला जल विद्युत परियोजना के लिए 26,070 करोड़ को मंजूरी दी है? तो जो कमला जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। आपको अच्छे से याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी, और सुबनसिरी की सहायक नदी है कमला। तो कमला नदी पे बन रही है कौन सी? कमला जल विद्युत परियोजना। कमला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? कमला नदी पे। कमला नदी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी की। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। और ये परियोजना कहाँ बन रही है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना करके इसके संस्थापक अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो अमेरिका ने अभी बहुत सारे संगठन से अपना नाम वापस लिया और एक नया संगठन बनाया, बोर्ड ऑफ पीस, और उसके अध्यक्ष खुद बन गए। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो इन्होंने जो संगठन बनाया उसका नाम क्या है? बोर्ड ऑफ पीस, और इसके अध्यक्ष खुद डोनाल्ड ट्रंप है। तो दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इसका गठन किया गया। किसका? बोर्ड ऑफ पीस का। और ये क्यों किया गया? तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो सिस्टम है, ढांचा है, उसे चुनौती देने के लिए यह कदम उठाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से जनवरी 2026 में खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है? तो दोस्तों जनवरी 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूरी तरह से किसने अपने आप को अलग कर लिया? तो अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA के मुख्यालय को बुलडोजर से गिरा दिया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि UNRWA का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। तो ये एजेंसी स्थित थी कहाँ पे? इजराइल में। लेकिन इजराइल को शक हुआ, क्या शक हुआ? कि यह जो एजेंसी है हमास का समर्थन करती है। इस वजह से इजराइल ने इस एजेंसी को बुलडोजर से गिरा दिया। तो UNRWA का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, जिससे कि इजराइल ने बुलडोजर से गिरा दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत 1 जनवरी 2026 को कौन सी बार ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है? तो दोस्तों भारत 1 जनवरी 2026 को तीसरी बार ब्रिक्स की अध्यक्ष बना है। पहली बार इसने अध्यक्षता कब की है? तो 2012 में, दूसरी बार 2016 में, और तीसरी बार 2026 में ब्रिक्स का अध्यक्ष फिर से बन गया। 18वां ब्रिक्स का जो 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है कि दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2026 की वार्षिक बैठक की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ पे हुआ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का? तो दावोस में। दावोस कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है दावोस। और इसकी थीम क्या रही? तो संवाद की भावना। थीम क्या थी? संवाद की भावना। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने जनवरी 2026 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अपने आप को अलग करने की घोषणा की? तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भारत के परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो भारत के गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। हरियाणा में पड़ती है एक जगह गुरुग्राम, तो वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का गठन किया गया था वो भारत और फ्रांस की पहल से ही किया गया था। क्यों? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें बहुत सारे सदस्य थे, अमेरिका भी एक सदस्य था। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस से अपने आप को क्या कर लिया? अलग कर लिया। इंपॉर्टेंट है आपको। और केवल अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस ही नहीं, अमेरिका ने अपने आप को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि बीमर ट्रायंगल किन 3 देशों का राजनीतिक समूह है जिसकी बैठक में भारतीय विदेश मंत्री शामिल हुए? तो आपको याद रखना है कि बीमर ट्रायंगल 3 देशों का समूह है। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी, 1991 में हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार इस बैठक में बीमर ट्रायंगल की जो बैठक हुई थी उसमें शिरकत की है। दोस्तों यहाँ पे हमारे 100 MCQ क्वेश्चन समाप्त होते हैं जनवरी से संबंधित। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।